नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आरविन बुक समरी चैनल। आज हम डेरियस फोर की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की गहराई में जाएंगे। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ हमारा दिमाग उलझनों से भर जाता है। काम की चिंता, लोगों की उम्मीदें, सोशल मीडिया का शोर, ऑफिस की टेंशन, घर की बातें, ये सब मिलकर ऐसा मानसिक दबाव बनाते हैं जो हमारे दिन को बिगाड़ सकता है। लेकिन फोर कहते हैं, एक साधारण बात समझ लो तो जिंदगी आसान हो सकती है। वो है डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल, यानी ये जानना कि क्या हमारे बस में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, शांति तब मिलती है जब हम अपने कंट्रोल वाली चीजों पर ध्यान दें और बाकी को छोड़ दें। इस किताब की शुरुआत फोर इसी सोच से करते हैं। फोर इसे आधुनिक रिलेटेबल उदाहरणों से समझाते हैं। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, उम्मीद करते हैं लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, लेकिन अगर किसी ने बुरा कहा या इग्नोर कर दिया तो आप दुखी, गुस्सैल या डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। रुक कर सोचें, क्या लोगों का रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपके बस में था कि कौन सी फोटो डाली, क्यों डाली और आप उसका क्या मतलब निकालते हैं। बाकी लोगों की सोच, उनका समय, उनकी भावनाएं, ये बाहरी हैं। जब हम अपनी खुशी को इनसे जोड़ते हैं तो हम खुद ही अपनी शांति दूसरों के हवाले कर देते हैं। फोर कहते हैं, सच्ची शांति चाहिए तो अपने एक्शंस पर फोकस करो, न कि उनके रिजल्ट्स पर। उदाहरण लें, आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि क्या आपने पूरी मेहनत की, क्या आपने ईमानदारी से कोशिश की। जॉब मिलेगी या नहीं, ये आपके हाथ में नहीं। कंपनी की जरूरतें, दूसरे कैंडिडेट्स, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब अनकंट्रोलेबल हैं। हम अक्सर ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में परेशान होते हैं। कोई जवाब नहीं देता, कोई इग्नोर करता है, प्रमोशन नहीं मिलता, बारिश हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन सब पर बेकार तनाव लेते हैं। स्टोइक सोच कहती है, अपनी एनर्जी सिर्फ वहां लगाओ जो तुम बदल सको। ये दर्शन बड़े फैसलों ही नहीं, रोज की छोटी सिचुएशंस में भी काम आता है। जैसे किसी ने आपकी बात काटी, मीन टाइम आपके काम की तारीफ नहीं की या आपको गलत तरीके से ट्रीट किया। इनमें आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आपका रिएक्शन। गुस्सा करना है या शांत रहकर जवाब देना, ये आपके हाथ में है। फोर इसे आसान शब्दों में कहते हैं, हर दिन हमें दो तरह की चीजें मिलती हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अगर हर सिचुएशन में हम पहले ये देख लें कि ये किस कैटेगरी में आती है, तो हमारा रवैया और सोच बेहतर हो सकते हैं। अगर कुछ अनकंट्रोलेबल है तो उस पर एनर्जी बर्बाद करना, यानी खुद को बेकार स्ट्रेस देना। उदाहरण लें, आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। आप परेशान हो सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं या छाता निकालकर मजे ले सकते हैं। ये छोटा उदाहरण दिखाता है कि हमारा पर्सपेक्टिव हमारा अनुभव तय करता है। फोर कहते हैं, हमारा माइंडसेट वो चश्मा है जिससे हम दुनिया देखते हैं। डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल हमें साफ चश्मा देता है। कई बार हम सोचते हैं दूसरों को बदल सकते हैं, लेकिन सच ये, किसी को बदलना हमारे बस में नहीं। हम सिर्फ अपनी सीमाएं सेट कर सकते हैं, अपनी उम्मीदें साफ रख सकते हैं और खुद को ऐसा बनाना सीख सकते हैं कि हमें वो सम्मान मिले जो हम चाहते हैं। जब हम खुद को बदलते हैं तो हालात धीरे धीरे हमारे पक्ष में आने लगते हैं। जब आप अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस जागता है। आप हर रिजल्ट को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, न कि फेलियर की तरह। फोर बताते हैं, जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझा तो उन्हें लगा कि रिजेक्शन, आलोचना या अनिश्चितता से डरना बेकार था, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में थे ही नहीं। आजकल करियर की अनिश्चितता सबको सताती है। जॉब चली जाती है, सैलरी कम लगती है, काम में मकसद नहीं मिलता। लेकिन अगर हम इसे स्वीकार करें कि ये अनकंट्रोलेबल है, तो हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सकते हैं। नई स्किल्स सीखें, नेटवर्किंग करें, प्रोजेक्ट्स में खुद को साबित करें, ये सब हमारे कंट्रोल में है। सोशल मीडिया का दबाव भी कम नहीं। किसी की चमकती जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझना, उनकी उपलब्धियों से असुरक्षित होना, ये तब तक होता है जब तक हम ये नहीं समझते कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं, हम बस अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी सकते हैं। जब हम अपने एक्शंस, आदतों और विचारों पर फोकस करते हैं तो तुलना करना अपने आप कम हो जाता है। फोर कहते हैं, शांति तब मिलती है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं। तब आप ज्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और प्रेजेंट रहते हैं। आप हर पल को स्वीकार करके जीते हैं, न कि उसका विरोध करके। ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि स्ट्रेस से निपटने का आसान तरीका है आउटकम से अलग होना, प्रोसेस से जुड़ना।
प्रोसेस पर ध्यान देने से हम बढ़ते हैं, सीखते हैं, परिपक्व होते हैं। यही असली सफलता है। हर दिन किसी भी सिचुएशन में बस एक सवाल पूछें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो एक्शन लें। अगर नहीं, तो छोड़ दें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आपकी जिंदगी में साफ सफाई, शांति आ जाएगी। स्टोइक फिलॉसफी और फोर की आसान मगर दमदार बातें हमें ऐसा माइंडसेट देती हैं जो आज की तेज उलझी दुनिया में जरूरी है। शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। इसका रास्ता है कंट्रोल को समझना और सही तरीके से लागू करना। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो शायद समस्याएं खत्म ना हो, लेकिन उनका असर कम हो जाएगा। यही तो हम सब चाहते हैं, शांत, साफ, संतुष्ट जिंदगी। अगर आपको हमारी फ्री समरी पसंद आई तो आरविन बुक समरी को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया के शोर की। आज हर तरफ नोटिफिकेशंस, न्यूज़, रील्स। हमारा दिमाग एक पल को चैन नहीं लेता। कुछ शुरू करते हैं और 2 मिनट में फ़ोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं कि करना क्या था। फोर इसे डिजिटल नॉइज़ कहते हैं, जो हमारी क्लैरिटी, फोकस और जिंदगी को चुपके से खा रहा है। वो कहते हैं हमारी अटेंशन सबसे कीमती चीज़ है। ये कोई बड़ी बात नहीं। हर चीज़, चाहे लर्निंग, रिलेशनशिप्स, करियर या ग्रोथ, अटेंशन से शुरू होती है। लेकिन जब ध्यान बटा हो, हर 2 मिनट में नया टैब खोल रहे हों, हर बीप पर दिमाग भटक रहा हो, तो हम किसी चीज़ से गहराई से जुड़ नहीं पाते। सोचिए, दोस्त से बात करते वक्त फ़ोन चेक करते हैं तो न वो बात पूरी लगती है, न कनेक्शन गहरा होता है। किताब पढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन दिमाग बार बार भटकता है, वो पल खो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं, हमारी शांति, क्रिएटिविटी और संतुष्टि भी चुराता है। फोर कहते हैं अपनी अटेंशन को उतनी ही सावधानी से बचाओ जितना पैसा या कीमती सामान। आज अटेंशन ही असली करेंसी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर सब इसके पीछे पड़े हैं और हम बिना सोचे इसे बांटते जाते हैं। एक रील, एक ट्वीट, एक आर्टिकल, धीरे धीरे हमारा दिमाग सतही हो जाता है। हम सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं समझते। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की कीमत बड़ी है, पर इतनी साइलेंट कि तुरंत समझ नहीं आती। दिन के आखिर में लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा नुकसान है, आधा अधूरा काम, बिखरे विचार और लगातार असंतुष्टि। फोर कहते हैं इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है अवेयरनेस। हमें समझना होगा कि क्या हमें भटका रहा है और क्यों। वो बताते हैं डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोरियत नहीं, डिस्कम्फर्ट है। जब कोई काम उबाऊ लगता है या हम चिंतित होते हैं या कोई बात भावनात्मक रूप से मुश्किल लगती है, हम फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल शुरू करते हैं। वो पल भर का भागना अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में हमारी क्षमता कमज़ोर करता है। फोर सुझाव देते हैं अपने दिन को ऐसा डिज़ाइन करो जहां अटेंशन सुरक्षित रहे। मतलब इंटेंशनल बनो। क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, ये तय करो। फ़ोन उठाने से पहले पूछो, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मेरे लक्ष्य को सपोर्ट करता है? क्या ये मुझे साफ करता है या उलझाता है? वो मॉर्निंग रूटीन की भी बात करते हैं। सुबह का पहला घंटा फ़ोन चेक करने में गया तो दिमाग रिएक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर सुबह जर्नलिंग, रीडिंग, साइलेंस या डीप वर्क में बिताएं तो अटेंशन ट्रेन होने लगती है। फोर कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं। टाइम ब्लॉक्स बनाओ, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ, डिजिटल डिटॉक्स लो और सबसे ज़रूरी, बोरियत को सहना सीखो। बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना शुरू में अजीब लगता है, लेकिन वही बोरियत धीरे धीरे आइडियाज़, क्लैरिटी में बदलती है। हमारे बेस्ट विचार तब आते हैं जब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, न कि किसी फीड में डूबे हुए। फोर डीप वर्क और शैलो वर्क का फ़र्क भी समझाते हैं। हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, ईमेल, मैसेज, टैब स्विचिंग, लेकिन कुछ भी गहरा नहीं होता। डीप वर्क तभी मुमकिन है जब डिस्ट्रैक्शन न हो, जब दिमाग फ्लो में जाए। इसके लिए अटेंशन को डिसिप्लिन करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन हमारी क्रिएटिविटी भी खा जाता है। हम सोचते हैं स्क्रोलिंग से प्रेरणा मिलेगी, लेकिन उल्टा होता है। दिमाग ओवरलोड हो जाता है, तुलना शुरू होती है, खुद पर शक होने लगता है। फोर कहते हैं असली प्रेरणा साइलेंस से आती है। जब दिमाग शांत होता है तभी वो देख सकता है, सोच सकता है, बना सकता है। उनका मैसेज साफ है, डिस्ट्रैक्शन की कीमत सिर्फ समय नहीं, हमारी शांति, काम की क्वालिटी और पहचान तक जाती है। बार बार दूसरों की आवाज़ सुनने से हम अपनी आवाज़ खो देते हैं। इसलिए अपनी अटेंशन को वापस लो, उसे वहाँ लगाओ जहाँ बरहत हो, साफ सफाई हो, मकसद हो।
ये पढ़ते हुए लगता है हम सब कभी न कभी इस जाल में फंसे हैं। लेकिन अच्छी बात, बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास है। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा साहस, थोड़ा ढांचा, और हम अपने दिन को ऐसा बना सकते हैं जहां शोर कम हो, मकसद ज्यादा। जब हम अटेंशन की कीमत समझते हैं तो अपने आप चयन करने लगते हैं। हर चीज को हाँ नहीं कहते, सिर्फ वही चुनते हैं जो सचमुच मायने रखता है। यही है ध्यान से जीने की शुरुआत। पोर डराते नहीं, प्रेरित करते हैं। उनका अंदाज दोस्त जैसा है। वो कहते हैं तू काबिल है, बस थोड़ा जागरूक हो जा। यही बात हमें छूती है। वो सिखाते हैं आज की दुनिया में अटेंशन बचा लेना ही बड़ी जीत है। अगली बार बेवजह फोन उठाओ तो रुक जाओ, पूछो क्या मैं अपनी सबसे कीमती चीज किसी और को दे रहा हूं? अगर हां, तो चॉइस तुम्हारी है। उसे वापस लो, सही जगह लगाओ, और शोर में भी अपनी साफ सफाई बचाओ। यही फोर का असली पैगाम है। अटेंशन बचाओ, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है। अब बात करते हैं रिग्रेट की। कई बार रात को लेटे हुए सोचते हैं काश वो किया होता, काश वो बात सीरियसली ली होती, काश उससे खुलकर बोला होता। ये काश ही असली पछतावा है। फिर इसे बड़ी सादगी से समझाते हैं। उनके मुताबिक रिग्रेट इसलिए नहीं आता कि हमसे गलती हुई, बल्कि इसलिए कि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज से मेल नहीं खाते। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे दिल के सच से अलग हो, तो रिग्रेट धीरे धीरे पनपता है। हम सब ने ये महसूस किया है, कुछ करना ठीक नहीं लगता, फिर भी करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या करना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां बाद में बड़ा पछतावा बन जाती हैं। फोर कहते हैं रिग्रेट से बचने का तरीका परफेक्ट होना नहीं, बल्कि खुद से बार बार पूछना है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सचमुच जरूरी है? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। सोचो, हर दिन हर फैसले से पहले ये पूछें कि क्या ये मेरे जीवन के मकसद से जुड़ा है, तो शायद हम कई गलत कदम बचा सकते हैं। हम अक्सर ऑटो पायलट पर जीते हैं। वही रूटीन, वही जॉब, वही शिकायतें, बिना सोचे कि क्या ये हमें संतुष्ट करती हैं। फिर इस पैटर्न को तोड़ने को कहते हैं। रिग्रेट सिर्फ बीते हुए का पछतावा नहीं, एक संकेत है। जब हमें किसी चॉइस पर रिग्रेट होता है तो वो किसी अनदेखी सच्चाई की ओर इशारा करता है। जैसे किसी जॉब पर रिग्रेट हो तो शायद वो हमारे जुनून या वैल्यूज से मेल नहीं खाती। किसी रिश्ते पर पछतावा हो तो शायद हमने अपनी भावनाएं खुलकर नहीं बताईं। रिग्रेट एक फीडबैक है, एक आईना जो दिखाता है कि हमने कहाँ खुद से समझौता किया। अगर हम समझ लें कि रिग्रेट से बचने का तरीका है अपने वैल्यूज से जुड़े रहना, जो सोचो वो बोलो, जो बोलो वो करो, तो जिंदगी में साफ सफाई आती है। फोर हमें प्रोएक्टिव होने को कहते हैं। पहले तय करो कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तभी वैल्यू बेस्ड फैसले ले पाएंगे। वैल्यूज का मतलब बड़े बड़े शब्द नहीं, ईमानदारी, दयालुता, बढ़त, साहस, बल्कि वो चीजें जो हमारी जिंदगी को मायने देती हैं। फोर कहते हैं अगर हमें अपने वैल्यूज साफ नहीं तो हम दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं, और जब दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर फैसले लेते हैं तो रिग्रेट लगभग पक्का है। एक खास बात, कई बार रिग्रेट तुरंत नहीं आता। आज हम कुछ समझौता करते हैं, लगता है चलो ठीक है, लेकिन समय बीतने पर वही छोटी चीज भारी लगती है। सालों बाद लगता है हमने अपने सपनों को अनदेखा किया, अपनी आवाज दबाई, अपनी प्राथमिकताएं टालीं। फोर कहते हैं भविष्य के रिग्रेट से बचने का एकमात्र तरीका है आज सोच समझकर चॉइस लो। वो कहते हैं अपने इमोशंस को जज मत करो, रिग्रेट को भी स्वीकार करो, समझो। रिग्रेट को गिल्ट में बदलने की जरूरत नहीं, उसे गाइड की तरह देखो जो बताए कि अब क्या बदलना है। ये सोच बहुत ताकतवर है। जब रिग्रेट को आत्मदोष की जगह आत्मविकास के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बात बदल जाती है। फिर इसमें टाइम का पहलू भी जोड़ते हैं। समय सबसे तेजी से खत्म होने वाला संसाधन है। रिग्रेट का बड़ा कारण यही कि हम सोचते हैं काश मेरे पास और समय होता, लेकिन सच ये है समय हमेशा सीमित रहेगा। इसलिए आज ही साफ करना होगा कि हम समय कहाँ लगाते हैं। क्या हम जो रोज करते हैं वो हमारे भविष्य के खुद को गर्व महसूस कराएगा? फोर बार बार कहते हैं अपने एक्शंस को ध्यान से देखो। क्या हम डर से फैसले ले रहे हैं या वैल्यू से? क्या हम किसी और की जिंदगी जी रहे हैं या अपनी इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं? इन सवालों से हमारी चॉइस साफ होती है। फोर कोई आदर्शवादी दुनिया की बात नहीं करते। वो कहते हैं असल दुनिया में समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो समझौता हमारे किन वैल्यूज से टकराता है। अगर हम जागरूक हैं तो रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमने सोच समझकर फैसला लिया। कई बार हम सोचते हैं रिग्रेट से बचना है
तो रिस्क मत लो। लेकिन फोर इसे गलत मानते हैं। उनके मुताबिक सबसे बड़ा रिग्रेट वो है जो हमने कभी कोशिश ही नहीं की। किसी सपने को जीने से डरना, किसी रिश्ते में खुलापन न दिखाना, अपनी प्रतिभा को दबाना, ये साइलेंट रिग्रेट बन जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, जिंदगी को बोल्डली लेकिन वाइजली जियो, दिल की सुनो लेकिन दिमाग से चलो, एक्शन लो लेकिन वैल्यूज से जुड़े रहो। ये बातें बहुत असल और रिलेटेबल लगती हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां दो रास्ते हैं, एक आसान लेकिन बेमकसद, दूसरा मुश्किल लेकिन मायने से भरा। फोर कहते हैं, दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि वही रिग्रेट फ्री जिंदगी की शुरुआत है। अगर तुम किसी कंफ्यूजन में हो, सोच रहे हो कि क्या सही है, तो बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे लिए सचमुच मायने रखता है? ये सवाल एक कंपास है। ये तुम्हें दिशा देगा जब दिमाग उलझा हो, जब दुनिया शोर मचा रही हो। यही दिशा तुम्हें उन रिग्रेट से बचाएगी जो सालों तक दिल में चुभते हैं। फोर की बातों से साफ है, रिग्रेट कोई दुश्मन नहीं, एक टीचर है। लेकिन उससे सीखने के लिए सुनना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सचमुच करना चाहिए? अगर रोज थोड़ा रुककर ये सवाल पूछें, तो शायद हमारी जिंदगी रिग्रेट फ्री ना सही, रिग्रेट अवेयर जरूर हो सकती है। आखिर में, मायने वाली जिंदगी के लिए चाहिए क्लैरिटी कि क्या जरूरी है, साहस उस रास्ते पर चलने का, और कंसिस्टेंसी उस सच को रोज जीने की। जब ये तीनों मिले, तो रिग्रेट की जगह संतुष्टि, गिल्ट की जगह बढ़त, और कंफ्यूजन की जगह मकसद ले लेता है। यही असली जीत है, यही फोर का पैगाम है। अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज से जोड़ो और देखो जिंदगी कैसे रिग्रेट से मुक्त और मायने से भरी हो जाती है। अब बात करते हैं डर की। डर वो शब्द है जो सुनते ही दिल सिकुड़ जाता है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई डर होता है। किसी को हार का, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेलेपन का, किसी को बदलाव का। लेकिन फोर डर को अलग नजरिए से देखने को कहते हैं। उनके मुताबिक डर दुश्मन नहीं, एक गाइड है, एक संकेत जो बताता है कि कहाँ हमें साहस चाहिए। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, देखो और इस्तेमाल करो। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, सबसे पहले डर आता है। नया काम शुरू करना, किसी से दिल की बात कहना, बड़ा फैसला लेना, हर जगह डर रास्ता रोकता है। फोर कहते हैं, डर से भागने की बजाय पूछो, इस डर के पीछे क्या मौका छुपा है? क्योंकि डर वहां आता है जहां कुछ बड़ा हो सकता है, जहां बढ़त की संभावना हो। सोचो, किसी को स्टेज पर बोलने में डर लगता है, शायद वही उसकी बढ़त है, क्योंकि वहां उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है। किसी को जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करने में डर लगता है, तो शायद वहां उसकी आजादी छुपी है। डर बताता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही साहस का असली मतलब है। फोर कहते हैं, डर को दबाने की जरूरत नहीं। स्टोइसिज्म का नजरिया ये नहीं कि मैं डर मुक्त बनूं, बल्कि ये कि मैं डर का सामना करूं और फिर भी सही काम करूं। स्टोइक मानते हैं, डर एक स्वाभाविक भावना है, ये हमें सचेत करता है, तैयार करता है, लेकिन इसे हमें रोकना नहीं चाहिए। जब डर आए, तो ये संकेत है कि अब थोड़ी ज्यादा ताकत, थोड़ी ज्यादा साफ सफाई और थोड़ा ज्यादा भरोसा चाहिए। कई बार हम डर को सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। हम भविष्य के ऐसे सीन बनाते हैं जो अभी हैं ही नहीं। फोर कहते हैं, ज्यादातर डर इमेजिनेशन से आते हैं, असलियत से नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं कि डर बस हमारे दिमाग का बनाया थॉट है, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। उदाहरण लो, कोई पब्लिक इवेंट में जाने से डरता है। वो पहले ही सोच सोच कर थक जाता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं अजीब बर्ताव करूं तो? अगर कोई जज करे तो? लेकिन ये सब दिमाग की कहानियां हैं। असल दुनिया में लोग ज्यादातर अपनी ही सोच में बिजी होते हैं। ये जागरूकता डर की जंजीर तोड़ती है। फोर प्रोत्साहित करते हैं कि डर से बात करो, उससे भागो मत। कल्पना करो, डर तुम्हारे सामने दोस्त की तरह बैठा है, उससे पूछो, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है? ये छोटा सा बदलाव डर को ताकत दे सकता है। जब हम डर की कहानी समझते हैं, तो उसमें छुपी साफ सफाई पकड़ लेते हैं। स्टोइसिज्म में एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, वर्चुअस एक्शन, यानी वो काम जो हमारे सिद्धांतों से मेल खाए। साहस, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, बुद्धिमानी, ये वर्चुअस हैं। फोर कहते हैं, जब डर आए, तो उसे ट्रिगर मानो किसी वर्चुअस एक्शन के लिए। अगर सच बोलने में डर लग रहा है, तो शायद वही सच बोलना सही एक्शन है। अगर किसी गलत सिचुएशन को चुनौती देने से डर लगता है, तो वही साहस तुम्हें बेहतर बनाएगा। डर को जीतने का सबसे सच्चा तरीका है एक्शन लेना। डर लकवा मारता है, लेकिन एक्शन आजाद करता है।
यही 4 की सोच का दिल है। वो कहते हैं जितना हम टालते हैं डर उतना बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही छोटा सा कदम उठाते हैं डर की पकड़ ढीली पड़ती है। यही छोटे कदम हमें लंबे समय में फियरलेस नहीं साहसी बनाते हैं। ये फर्क समझो, फियरलेस यानी डर न होना, साहसी यानी डर के बावजूद आगे बढ़ना। 4 यही सिखाते हैं कि बड़ाई की राह पर डर आना सामान्य है, बल्कि जरूरी है। अगर डर न आए तो शायद वो रास्ता ही छोटा है। एक और दमदार बात, डर को बांटो। हर डर एक जैसा नहीं। कुछ डर लॉजिकल हैं, जैसे आग से डरना, हादसे से बचना, लेकिन कुछ डर साइकोलॉजिकल हैं, जैसे किसी की राय से डरना, हार की कल्पना से डरना। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है पहले इनका फर्क समझो। जहां लॉजिकल डर है वहां सावधानी बरतो, जहां साइकोलॉजिकल डर है वहां आत्म जागरूकता और सोच विचार से आगे बढ़ो। डर हमें धीमा कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे समझें तो वही डर हमें सही दिशा में धकेल भी सकता है। 4 सुझाव देते हैं। डर का जर्नल रखो। जब भी डर सताए लिखो, क्या डर है, क्यों है, उसकी असलियत क्या है। ये प्रोसेस साफ सफाई देता है और कई बार डर की तीव्रता आदि हो जाती है। एक और खूबसूरत आइडिया, डर की वजह से रिग्रेट मत पालो। सोचो, अगर तुम डर के कारण कुछ न करो और बाद में उस फैसले पर पछताओ तो वो डर कितना महंगा पड़ा। 4 कहते हैं छोटी अवधि का डर लंबी अवधि के रिग्रेट से कम खतरनाक है। इसलिए अस्थायी असहजता से मत डरो, वो तुम्हें हमेशा के लिए मजबूत बना सकती है। अब बात करते हैं किताब के लेटर फॉर्मेट की। ये किताब खास है क्योंकि इसमें छोटे छोटे चिट्ठी जैसे रिफ्लेक्शंस हैं जो दिल और दिमाग को छूते हैं। हर लेटर पेज की होती है, लेकिन उसकी बातें गहरी हैं। हर लेटर एक खास थीम पर है। डर, ओवरथिंकिंग, तुलना, वैलिडेशन की चाह या लेटिंग गो। ये छोटी रिफ्लेक्शंस पढ़ने में आसान है और बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमें समझा रहा हो या हम अपनी ही बातें कागज पर पढ़ रहे हों। हर लेटर एक सवाल उठाती है और धीरे धीरे उसका जवाब ढूंढती है, लेकिन जवाब हमें अपने अंदर ही मिलता है। जैसे एक लेटर डर की बात करती है। हम सब किसी न किसी डर से जूझते हैं, हार का, रिजेक्शन का, अकेलेपन का। लेकिन ये लेटर सिखाती है डर को नजरअंदाज करने से बेहतर है उसे समझना, उसका सामना करना। डर हमें सिखाने आया है, न कि रोकने। जब हम डर के साथ बैठते हैं, उससे पूछते हैं तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तो साफ सफाई मिलती है। एक और लेटर ओवरथिंकिंग पर है। ये बहुत रिलेटेबल है क्योंकि हम सब किसी बात को बार बार सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन वैसी नहीं हुई जैसी सोची, या भविष्य की चिंता सताती है। ये लेटर सिखाती है बार बार सोचना समाधान नहीं लाता, बल्कि उलझन बढ़ाता है। जब हम ओवरथिंकिंग में फंसते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट से कट जाते हैं। ये लेटर हमें ग्राउंडेड होना सिखाती है। सांस लो, रुको और भरोसा करो कि जो होगा ठीक होगा। हर चीज को बार बार विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। एक और ताकतवर लेटर वैलिडेशन की चाह पर है। हम सब किसी न किसी रूप में दूसरों से स्वीकृति चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स हों या असल जिंदगी में तारीफें। हम अपनी कीमत को दूसरों के रिएक्शन से नापने लगते हैं। लेकिन ये लेटर याद दिलाती है हमारी वैल्यू पहले से है, हमें उसे साबित करने की जरूरत नहीं। जब हम दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। ये लेटर पढ़कर लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात कह दी। इन लेटर्स की खूबसूरती उनकी सादगी में है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भारी दर्शन पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दोस्त ने हमें ईमानदार चिट्ठी लिखी जो हमें सच के करीब ले जाती है। हर लाइन में ईमानदारी और कोमलता है। शायद इसलिए ये लेटर्स इतना जोड़ती हैं। हर लेटर के बाद मन करता है रुकें, सोचें और उस विचार को अपने अंदर संभालें। ये लेटर्स कोई तुरंत समाधान या मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये धीरे धीरे असर करती हैं। जैसे हल्की बारिश जमीन को गहराई तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए लगता है हमें हर जवाब अभी नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि हम अकेले नहीं और हम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। इस फॉर्मेट की खासियत है ये रिपीटेबल है। आज कोई लेटर पढ़ो, फिर हफ्ते बाद वही लेटर दोबारा पढ़ो तो उसका मतलब और गहरा लगता है, क्योंकि हर बार हम उसे नए विचार, नई भावना के साथ देखते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम रोज वही सांस देखते हैं, लेकिन हर दिन अनुभव अलग होता है, वैसे ही ये लेटर्स हर बार नया मतलब लाती हैं। इन चिट्ठियों को पढ़ना खुद से बातचीत जैसा है। हर लेटर कुछ अनलॉक करती है, कभी पुरानी याद, कभी दबी भावना, कभी साफ सफाई। उस पल में हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं।
शायद यही सबसे बड़ा तोहफा है, खुद से जुड़ने की ताकत। कुछ लेटर्स थोड़ी रॉ हैं, जैसे दुख या अकेलेपन पर लिखी, लेकिन ये दर्द भी बहुत ईमानदारी से बयान किया गया। ऐसा नहीं लगता कि हमें बस स्ट्रांग बनो या पॉजिटिव सोचो कहाँ जा रहा। ये लेटर्स हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने, उनके साथ बैठने और धीरे धीरे ठीक होने की राह दिखाती है। इन्हें किसी भी क्रम में पलट सकते हैं। कोई नियम नहीं कि पहले कौन सी लेटर पढ़नी है। जिस दिन जैसा मन हो वैसी लेटर उठाओ। ये आज़ादी भी बहुत सुकून देती है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि ठीक होना और बढ़ना लीनियर नहीं होता। कभी हमें पीछे जाना पड़ता है ताकि आगे बढ़ने की ताकत मिले। हर लेटर एक हल्का सा विराम है। ये हमें तेज दुनिया की भाग दौड़ से थोड़ा ब्रेक देती है, सिखाती है कि हर जवाब जल्दी में नहीं मिलता। कभी कभी बस बैठकर सुनना होता है, अपने मन की आवाज़, अपने दिल की फुसफुसाहट। इन लेटर्स में वो शांत आवाज़ मिलती है जो कहती है, इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीथ। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही, ये आपको बेहतर बनने का दबाव नहीं देती। ये याद दिलाती है, आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ स्वीकृति है। आज की दुनिया में शायद यही सबसे ज़रूरी है। हर लेटर दिमाग, दिल और आत्मा के लिए एक तोहफा है। इसे पढ़ना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, एक यात्रा है, बाहर की नहीं, अंदर की। और यही यात्रा सबसे खूबसूरत है। अगर आप कभी उलझन में हों, कमज़ोर महसूस करें या खुद के साथ वक्त बिताना चाहें, तो इन लेटर्स की ओर लौट आइए। ये आपको धीरे धीरे उस रूप की ओर ले जाएंगी जो आप हमेशा थे, बस भूल गए थे। हर बार ये याद दिलाएंगी, साफ सफाई, शांति और आत्म प्रेम बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, ये थी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की पूरी समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आरवीएन बुक समरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली समरी में।